हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। आई होप आप सब एकदम ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हवा के बहाव के साथ नहीं चलता, जो इस माई बाप गवर्नेंस सिस्टम में भी उसका पुष्टिकरण नहीं बल्कि उसके विपरीत चलता है। जी हाँ, हम राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो एक्ट है जिसने 2G स्कैम का खुलासा किया, आदर्श सोसाइटी स्कैम का खुलासा किया। उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। इतनी पावर इस एक्ट में, जिसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्कैम का खुलासा किया, कॉमनवेल्थ गेम सोसाइटी का खुलासा किया। ऐसे कई से खुलासे किए हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन के टाइम RBI का अप्रूवल नहीं था, इसका खुलासा भी RTI ने ही किया। जैसे मैंने आपको बताया कि माई बाप गवर्नेंस सिस्टम में एक्ट एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना इस एक्ट की हिस्ट्री जाने। तो स्टार्ट हुआ 1975 में, जो कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर 1985 में भोपाल गैस का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट रिस्क। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट की नींव रखी जा रही थी। उसके बाद 1989 में VP सिंह जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट थे। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। फिर 1990 में एक मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS बना, जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की डिमांड करी। फिर 6 साल बाद NCPRI फॉर्म हुआ, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको असिस्ट किया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने। उन्होंने एक RTI का ड्राफ्ट बिल बनाया अंडर जस्टिस PB सावंत। फिर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। फिर 1997 में शौरी कमेटी फॉर्म हुई, जिनसे रिकमेंडेशन मांगे गए, इस बिल के ऊपर उनसे रिकमेंडेशन मांगे गए। तो इस दौरान क्या हुआ, जो तमिलनाडु स्टेट था, उन्होंने अपने स्टेट में RTI एक्ट पास कर लिया। तो तमिलनाडु पहला स्टेट है जिधर RTI एक्ट पास हुआ। फिर क्या होता है, 2000 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी जाती है। फिर 2001 में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने भी अपना रिकमेंडेशन दिया। फिर क्या हुआ, फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पास होता है उस टाइम, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। फिर 2004 में जब इलेक्शन का टाइम था, तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोला कि वो जो है एक ऐसा एक्ट जो है वो लेकर आएंगे। फिर जैसे ही पावर में आते हैं, वो क्या करते हैं, फिर से जो रहता है NCPRI को बोला जाता है बिल ड्राफ्ट करने के लिए, और वो लोग NAC बनाते हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अंडर मिसेस सोनिया गांधी। फिर क्या होता है कि बिल बनाती है NCPRI वापस से, और जो रहता है कि सोनिया गांधी के पास जाता है NAC के पास। फिर थोड़े बहुत चेंजेस करके वो लोग प्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर से प्रोटेस्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट वो तो थे ही नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थे। और इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हमें सबसे ही चाहिए ना, सिर्फ हम सेंट्रल लेवल से इन्फॉर्मेशन लेके क्या कर सकते हैं, हमें ग्राउंड लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर फाइनली जो है इनको भी इंक्लूड किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट जो है फंक्शनल हो गया। उसी दिन दशहरा था। तो ऐसा कहते हैं विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो क्या ये एक्ट ऐसा काम कर पा रहा है? बिल्कुल ये एक्ट ऐसा काम कर रहा है। अब आपने एक्ट के बारे में थोड़ा सा जाना, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये जो एक्ट है ये काफ़ी मुश्किल होगा पढ़ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक पेपर में पूरा एक्ट है। सही में इस बस एक पेपर में आपके पूरा एक्ट है। सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ इस एक चार्ट से पूरे RTI एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस RTI एक्ट को एक चार्ट से पढ़ने वाले हैं। आगे की जो वीडियो है, इस चार्ट की सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग है। जो एक्ट के अंदर प्रोसीजर दे रखा है, हम उसे समझेंगे और उसके थ्रू हम पूरे एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्ट शुरू तब होगा जबकि सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन का राइट होगा, तो ही इस एक्ट के एग्जिस्टेंस कुछ वैल्यू करता है। तो ये राइट आता कहाँ से है? राइट टू इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 3 से आता है। तो हर एक सिटीजन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन किसके पास फाइल करना है और किसके अगेंस्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, इसे समझना ज़रूरी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मांगने की एप्लीकेशन है, वो किसके पास फाइल करी जाती है?
CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर SPIO स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इसके अंदर इंस्पेक्शन भी आता है, किसी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना, या फिर लैब में जैसे बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, अलग अलग सैंपल्स होते हैं, सर्टिफाइड सैंपल लेना, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। फिर किसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है? पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आता है? किसी भी तरीके की अथॉरिटी, बॉडी या फिर सेल्फ गवर्न्ड इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू स्टैब्लिश किया गया हो। अब जब हमारे पास एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है, अब ये जो CPIO है और SPIO उनके पास एप्लीकेशन आ जाता है, तो या तो वो क्या करेंगे, उसका आंसर दे देंगे, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, है ना, मतलब डिस्पोज कर देंगे, या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं, यही चीज़ें होंगी, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अब जो है डिस्पोज करें इस एप्लीकेशन को, तो CPIO SPIO क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे और एक टाइम लिमिट है, मतलब 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है जो कि किसी की लाइफ या फिर लिबर्टी से जुड़ी हुई है, तो 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए और फी की ज़रूरत है, तो ये जो CPIO है और SPIO फर्दर इंटीमेट कर देंगे कि इतनी फी देनी है। फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। और मान लो अगर किसी सिटीजन ने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगे जो कि किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें एक अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उस थर्ड पार्टी को 5 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। 5 दिन कब से गिने जाएंगे? जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल किया गया है। उसके बाद जो CPIO है या फिर SPIO, उनको 10 दिन के अंदर इसका रिप्लाई देना होगा और फाइनली 40 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये थी पहला प्रोबेबिलिटी कि मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी है, मान लो ये जो ऑफिसर्स है रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसे ही तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, मतलब माई बाप गवर्नेंस थोड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रीजन होगा। तो जो सेक्शन 8 है एक्ट के अंदर, उसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, मतलब इस चीज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो वो क्या चीजें हैं? एक्चुअली 10 एग्जेम्पशंस हैं। तो पहला एग्जेम्पशन है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी इंडिया की इफेक्ट होगी, सिक्योरिटी इफेक्ट होगा, फॉरेन रिलेशंस इफेक्ट होंगे, या फिर किसी तरीके के ऑफेंस का इंसाइटमेंट होगा। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कोई भी रीजन हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलीजियस बेसिस पे, लाइक हिंदू मुस्लिम, ठीक है। फिर अगला हो गया कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने मना कर रखा है, या फिर उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, उसका ब्रीच हो सकता है। या फिर कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, ये सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने दी है कॉन्फिडेंस में, उसे नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी जा सकती। या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लाइफ एंडेंजर कर रहा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो सकता है, अरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशन इफेक्ट हो सकता है। कैबिनेट पेपर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। और लास्टली पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, एग्जेम्पशंस के एक्सेप्शंस, जो मैंने आपको 8 क्लास D बताया, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बताया, और लास्टली पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये जो 3 एग्जेम्पशंस है, इनके एक्सेप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, मान लो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो पर्सनल है, वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, पब्लिक का फायदा जुड़ा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जा सकती है। बाकी ये जो 7 एग्जेम्पशंस है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो नहीं ही दिया जाएगा। फिर मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। जैसे मान लो किसी सिटीजन ने कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब जिस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसमें मान लो आधा हिस्सा ऐसा है जो कि एग्जेम्प्टेड है, मतलब सेक्शन 8 के अंदर फॉल कर रहा है, और आधा हिस्सा ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करी जा सकती है। तो क्या किया जाएगा? ऐसे में उस इन्फॉर्मेशन को, जो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, क्या किया जाएगा? उसे अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, सेवरेबिलिटी बोलते हैं उसे, अलग कर दिया जाएगा जो एग्जेम्प्टेड पार्ट है, और जो पार्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 10 में दे रखा है। फिर ये तो मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें मतलब एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जेम्प्टेड है जो कि RTI के एम्बिट में नहीं आते हैं। तो ये जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हमारा इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेकंड शेड्यूल में बता रखे हैं, तो आप उन्हें रीड कर सकते हैं। प्लीज़ डू रीड, क्योंकि MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट RTI फाइल किया जा सकता है, ठीक है, तो डू रीड इट।
अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लर्न करने में। फिर अगला ग्राउंड क्या हो सकता है रिजेक्ट करने का, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा, उसे रिजेक्ट करने का क्या ग्राउंड हो सकता है? सो इट कैन बी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। चलो, आपने रिजेक्ट तो कर दिया, रिजेक्ट करके आपको रीज़न भी देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आप रिजेक्ट करके बैठ नहीं सकते। जो ऑफिसर्स हैं, मान लो उन्हें रिजेक्ट किया तो ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मन आया वो कर लिया। तो रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया है। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि क्या टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप आगे अपील फाइल कर सकते हो। अब मान लो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन माँगा, मुझे उस ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, नहीं, मेरे पास अपील का राइट है। तो ये वही ऑफिसर बताएँगे कि अब क्या टाइम पीरियड है, मतलब कितने समय के अंदर मैं अपनी अपील ले जा सकती हूँ। फिर अपीलेट अथॉरिटी के बारे में भी मुझे वही ऑफिसर्स बताएँगे, राइट? फिर अगला है रिफ्यूज़ल। तो मैंने पहला तो ये हो गया कि डिस्पोज़ कर देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन माँगे मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल, मान लो जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, उस टाइम लिमिट के अंदर ये जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब ये जो ऑफिसर्स हैं, कुछ भी नहीं बताते हमें। तो ऐसा हम लोग मान लेंगे कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से। चलो, अब आप लोग का मान लो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, जो भी हो गया, अब आप संतुष्ट नहीं हैं। अब आप क्या करेंगे? अपील फाइल करेंगे। तो अपील कहाँ फाइल होती है? अपील फाइल होगी हमारी सेक्शन 19 में। तो क्या-क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर आपको किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, है ना? फिर दूसरा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब जो भी डिसीज़न मिला, आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप अग्रीव्ड हैं उस डिसीज़न से। तो अब अपील भी इसमें 2 लेवल पे है, फर्स्ट अपील होती है और सेकंड अपील होती है। तो जो फर्स्ट अपील है वो 30 दिन के अंदर करनी होती है और किसके पास जाती है? जो कि सीपीआईओ और एसपीआईओ सीनियर रैंक पे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, आप अपील किसके पास ले जा रहे हो? आप अपील उनके पास ले जा रहे हो जो कि उस डिपार्टमेंट के हेड है, जिसके अंदर वो लोग काम करते हैं जिसके अगेंस्ट आप अपील ले जा रहे हो। सर के ऊपर से चला गया क्या? अच्छा चलो शॉर्ट में बताती हूँ। मतलब आप बच्चे की कंप्लेंट उसके मम्मी-पापा के पास ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा लैकुना है। फिर सेकंड अपील जो है वो 90 दिन के अंदर फाइल करनी है और किसके पास करनी है ये? ये हमें इन्फॉर्मेशन कमिशन्स के पास करनी है। अब इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में समझेंगे उससे पहले ये जान लो कि जो अपील है 30 से 45 दिन के अंदर जो है फाइनली डिस्पोज़ कर देना है। ठीक है? जो भी करना है इसका निपटारा 30 से 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, मतलब जिनके पास सेकंड अपील जाती है। तो इसमें 2 लोग हैं। एक तो सीआईसी, मतलब नॉट लोग, इसमें बेसिकली 2 इन्फॉर्मेशन कमीशन्स हैं। एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हैं क्या। तो सेक्शन 12, 13, 14 सीआईसी और 15, 16, 17 एसआईसी। तो इनको एस्टेब्लिश किसने किया है? सीआईसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एसआईसी को स्टेट गवर्नमेंट ने। कंपोजिशन क्या है? तो एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, और स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। अपॉइंट कौन करता है? सीआईसी को प्रेसिडेंट, एसआईसी को गवर्नर। और कैसे अपॉइंट करते हैं? एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमिटी में कौन होता है? अगर सेंट्रल लेवल पे है तो प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन का जो लीडर और कैबिनेट। फिर क्या-क्या इनके पास पावर है? ऑब्वियसली सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन देने की और मैनेजमेंट की। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो सीआईसी का दिल्ली में और एसआईसी का जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अब इन लोग की क्या क्वालिफिकेशन है? तो वही, इन लोग की एक एमिनेंट पब्लिक लाइफ रहनी चाहिए। इनके पास जो लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इसमें इन लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इनके पास इस चीज़ का। इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अगर ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं, किसी तरीके का बिजनेस या फिर प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं। क्या इनके ये जो ऑफिस है सीआईसी और एसआईसी का, इनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? तो बेसिकली 5 साल का है इनका टेन्योर या फिर 65 ईयर्स, मतलब जो भी पहले आ जाए, है ना? अगर 65 साल होने से पहले आप 65 ईयर्स के हो गए, तो आपका टर्म जो है खत्म हो जाएगा। आप रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओथ कौन दिलाता है? ओथ जो है सीआईसी को प्रेसिडेंट और एसआईसी को गवर्नर। और ये जो ओथ की इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? सीआईसी प्रेसिडेंट को और एसआईसी गवर्नर। ऑब्वियसली जिसने अपॉइंट किया है उसे ही रेजिग्नेशन दिया जाता है। फिर सैलरी और अलाउंस कैसा है? सीआईसी की सैलरी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जैसी है ना? मतलब जो भी इनका सैलरी वगैरह है, अलाउंस वगैरह है, वो किसके जैसा होगा? जो कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा।
और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका जो सेंट्रल लेवल पे है उनका इलेक्शन कमिश्नर जैसा, और एसआईसी का इलेक्शन कमिश्नर जैसा, और जो स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के जैसा। क्लियर। अब इनके रिमूवल की बात करते हैं। तो रिमूवल कौन करता है? सीआईसी को प्रेसिडेंट, एसआईसी को गवर्नर। क्या ग्राउंड से? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या फिर इंसॉल्वेंट होना, कोई ऐसा ऑफेंस करना जो कि मोरल टर्पिट्यूड का है, लाइक अडल्ट्री, बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट करना, या फिर अनफिट नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट हो सकता है, बॉडीली, मेंटल, या फिर किसी तरीके का प्रिजुडाइजल इंटरेस्ट आ गया जो कि उनके फंक्शन को इफेक्ट करने वाला है, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट पैसे को लेकर, फिर किसी भी चीज़ को लेकर जिससे इनका फंक्शन इफेक्ट होने वाला है। अब इनके क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन कमीशन का? तो इसमें सबसे पहले ये है कि वो किसी भी तरीके की कंप्लेन ले सकते हैं, है ना, और उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। कौन से किस पर्सन से कंप्लेन लेंगे? अब कोई भी तो कंप्लेन नहीं करने जा सकता ना, आप और मैं नहीं जा सकते हैं। कौन जाएगा कंप्लेन करने? वो पर्सन जाएगा जो कि अपनी रिक्वेस्ट नहीं सबमिट कर पा रहा है किसी रीज़न की वजह से, या फिर जिसे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया है, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो अनरीजनेबल फी लेना, या फिर जो इंसान है उसे लगता है कि उसे इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, या फिर कोई भी मैटर जिसमें रिकॉर्ड से रिलेटेड जो है, ठीक है। और क्या पावर और फंक्शन इनके पास? इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, और उनके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि सिविल कोर्ट के पास है। तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या क्या पावर्स हैं, इज नॉट गोइंग मच इन दिस। फिर अब देखते हैं कि क्या क्या पेनाल्टीज़ है ना। तो पेनाल्टी कब लगती है? पेनाल्टी तभी लगेगी ना उनके ऊपर जब मतलब एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं टाइम के अंदर, मना कर दे रहे हैं बिना किसी रीज़न के, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फिर डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या पेनाल्टी है? फाइन। अगर मान लो आप डिले कर रहे हो तो एक दिन का फाइन 250 रुपये, जो कि 25,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब मान लो आप करते ही जा रहे हो गलती, तो आपके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये था हमारा जो पूरा एक्ट का एक प्रोसीजर था। अब आपको बताऊं, ऑलमोस्ट आपका पूरा एक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उधर नहीं कवर हो पाई थी, हम उसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 2 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन। ओके, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होता है जिसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही बनाते हैं, और उनका काम क्या होता है? उनका काम यह है बेसिकली रिपोर्ट्स लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं बनाए गए हैं वो इन्हें रिपोर्ट देते हैं। फिर ये अलग अलग प्रोग्राम्स कराते हैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग, आरटीआई के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है। फिर इनके पास रूल मेकिंग पावर है जिससे कि अच्छे से इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर अगला जो डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? अगर मान लो लोकसभा है या फिर स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऐसे में स्पीकर है, वरना अगर राज्यसभा है और तो वहाँ पे चेयरमैन। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर किसी और अथॉरिटी की बात करी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया, तो वैसे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट या गवर्नर। फिर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनका क्या काम रहता है? इनके पास भी रूल मेकिंग पावर रहती है जिससे कि अच्छे से इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आई होप अब आपको एक्ट समझ आ गया होगा, और अब अगर आप इस पेपर को देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ओ इट्स सो ईजी, है ना। और अब आप जाके आरटीआई एक्ट को रीड करेंगे, इट विल बी सो बटरी फॉर यू। अब जैसे मैंने आपको आरटीआई एक्ट के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं है इसके अंदर सब सिर्फ अच्छा ही है, नहीं, इसके अंदर लूप होल्स भी हैं। जैसे एक्टिविस्ट को मारा भी गया, मर्डर भी किया गया है, अथॉरिटीज़ को नहीं अपॉइंट किया जाता है, इतने सारे आरटीआई जो है पेंडिंग है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम परफेक्ट है। ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, और गवर्नमेंट भी नहीं कंफर्टेबल फील करेगी कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग से रिलेटेड, है ना। तो थोड़ा इसे और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, और चीज़ों को इसके एम्बिट के अंदर लाने की कोशिश करी जानी चाहिए। तो ये थी हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश आपके सामने आरटीआई एक्ट लाने की। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, या फिर आपका किसी भी तरीके का फीडबैक है, या फिर आपको लगता है कि हम किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, डू टेल अस, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू सर्व यू बेटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।